तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस जो चल रही है उनके कारण जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है वो हमारे आईटी स्टॉक्स पे पड़ा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ अपडेट्स के साथ। तो देखिए आज सुबह सुबह न्यूज़ आती है कि फर्स्ट सिटीज़न बैंक ने एक्वायर कर लिया है सिलिकॉन वैली बैंक्स के डिपॉजिट्स एंड लोन्स को फ्रॉम फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस से। तो ये फर्स्ट सिटीज़न बैंक के लिए तो वही बात हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम, क्योंकि इनके लिए तो ईपीएस एक्रेटिव हो गया इनिशियली, मतलब कि शुरुआत से ही इनके लिए प्रॉफिटेबल एक तरीके से हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देखें यूएस में जो बात हो रही है, ये जो क्राइसिस की, बैंकिंग क्राइसिस की, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बैंकिंग कंसोलिडेशन का फेस बनती चली जा रही है। क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे बैंक हैं उनके जो डिपॉजिटर्स हैं कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनके पैसा जो रखा हुआ है उन्होंने कहीं वो डूब ना जाए। इस कारण वो अपने पैसे को निकाल रहे हैं और कहीं सेफेस्ट जगह पे पार्क करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो अपना जब पैसा निकालेंगे वहाँ से तो उनका पैसा बड़े बैंकों में जाएगा, बॉन्ड्स में जाएगा, ट्रेजरीज में जाएगा। तो कुल मिला के बात वही आ रही है बैंक रन की कि भाई डिपॉजिटर्स अपना पैसा निकालने वाले हैं, और ये जो सिचुएशन है ये कैसा रूप लेती है ये तो देखने में कुछ दिनों बाद हमें पता चलेगा। क्योंकि आने वाले समय में अभी जो फेडरल रिज़र्व और अगर लिक्विडिटी टाइटनिंग करता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो उसके बाद ही असली जो इसका इफ़ेक्ट है वो पता चलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अब हम कि इंडियन आईटी स्टॉक्स पे इसका क्यों इतना असर पड़ रहा है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं बीएफएसआई सेक्टर से, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, कितना रेवेन्यू आता है किसी कंपनी का। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू लार्ज कैप कंपनी में अगर बात करेंगे तो विप्रो का है 34.9%। आप अगर बैलेंस के तौर पर देखेंगे तो एच सी एल टेक एंड टेक महिंद्रा का रेवेन्यू ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है 15.9 एंड 20% अप्रॉक्स। इवन टी सी एस का अगर आप बात करेंगे तो टी सी एस भी लगभग 31%, इन्फोसिस 29% पे एक्सपोजर लिए हुए बैठी है। इसके कारण ही जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिव हैं आईटी सेक्टर के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स। ये तो देखने वाली बात होगी कि सिचुएशन कैसे कैसे फेज आउट होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो मिड कैप आईटी सेक्टर्स की कंपनियां हैं उनके जो एक्सपोज़र है बीएफएसआई सेक्टर में वो कितना है। देखिए सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज़र है वो लगभग 53.6% के साथ एम्फेसिस सबसे आगे है। कोफोर्स देख लीजिए आप 53 पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं पूरा आधा रेवेन्यू जो है वो बीएफएसआई सेक्टर से आ रहा है। और इनमें कुछ एक्सपोज़र जो है यूएस के स्मॉल बैंक से भी है। इस कारण जो मिड कैप आईटी के स्टॉक्स हैं उनकी ज़्यादा पिटाई हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सिचुएशन कैसे सुधर सकती है, या इस सिचुएशन में क्या ऐसा किया जाए या किसके द्वारा ऐसा किया जाए कि कुछ ना कुछ ये सिचुएशन कंट्रोलेबल हो पाए। तो देखिए आप सेंट्रल बैंक का जब तक इंटरवेंशन नहीं होगा इस सिचुएशन में, बैंकिंग क्राइसिस में, तब तक कहीं ना कहीं कुछ होने वाला ऐसा है नहीं। क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट बढ़ा के लिक्विडिटी टाइटनिंग कर रहा है, लिक्विडिटी टाइटनिंग। तो अब आप ये देखिए कि अगर लिक्विडिटी इकॉनमी से पूरी गायब हो जाएगी तो होगा क्या, भाई लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा। इवन स्टार्टअप्स जो होंगे उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, जो हमारी कंपनियां हैं उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो डिले करने वाले हैं अपनी स्पेंडिंग को, कहीं ना कहीं वो रोकने वाले हैं अपने खर्चे को। तो इससे होगा क्या, जो भी डिसीज़न मेकिंग है डील्स को लेकर, मतलब कि जो टेक स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी। कि जो कंपनियां हैं वो चाहेंगे कि हमको क्लैरिटी का अंदाज़ा पता चले कि क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से हम अपनी स्पेंडिंग, जो टेक स्पेंडिंग है उसको करेंगे। और आप देखेंगे ये शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से निगेटिव है इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए। क्योंकि जो इंडियन आईटी कंपनीज़ का, जैसे कि हमने पहले बात की, कि उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू लार्ज कैप कंपनीज़। तो अब देखिए जो डील क्लोजर्स भी हो सकती हैं, क्योंकि जो बैंकिंग कंसोलिडेशन का जो फेज़ चल रहा है, बैंकिंग जो कंसोलिडेशन हो रहा है यूएस में, उसके कारण जब कंसोलिडेट होगा तो कुछ डील भी क्लोज हो सकती है। तो वहाँ से भी कुछ इंडियन आईटी कंपनीज़ को घाटा हो सकता है। और डिले इन डील्स तो पता ही है आपको कि जो टेक स्पेंडिंग में उसमें समय लगेगा डिसीजन मेकिंग में, तो वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं देखिए
अगर आप इस माहौल में देखें तो आप ये समझेंगे कि जो पूरा का पूरा जो एक तरीके से स्पाइरल की चीज़ें हो रही हैं, एक के बाद एक के बाद जो चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं हम डिसीजन मेकिंग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है कि क्लैरिटी है नहीं। और अगर हम सब क्लैरिटी का वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें क्लैरिटी के भाव भी देने पड़ेंगे, प्राइजेस भी देने पड़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन जब इम्प्रूव होगी तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत तेज़ी से अप या डाउन जाती हैं। तो हमें अब ये देखना है कि क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि हमें थोड़ा बहुत और इंतज़ार करना चाहिए नेक्स्ट फेडरल रिज़र्व जो मीटिंग होने वाली है एफओएमसी की। देखना चाहिए कि फेडरल रिज़र्व की क्या कमेंट्री रहती है वो और कितना बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही फेडरल रिज़र्व ने स्टॉप किया इंटरेस्ट रेट बढ़ाना या उन्होंने कट डिसाइड किया कि अब हम इंटरेस्ट रेट जो है कट करना चालू करेंगे, तो वहाँ से क्लैरिटी जो मिलेगी, वहाँ से जो लिक्विडिटी रिलीज़ होगी, जो मनी सप्लाई इकॉनमी में आएगी, उसके बाद जो रन आउट होगा, जो रन अप होगा, वो काफ़ी तेज़ होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।